नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। खबरों के टॉप एंगल में जहां हम खबरें सिर्फ आपको रूबरू नहीं कराते उन खबरों से, बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ खबरों के हर उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में अब बात करते हैं खबरों की, कौन कौन सी खबरें रहेंगी। नॉर्थ से साउथ तक बीजेपी के मिशन 24 की खबर, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है ये क्षेत्र, जो 50 घंटे के भीतर पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने कर्नाटक जाकर जीत की हुंकार भरी है। कांग्रेस को आईना दिखाया है और जनता को करोड़ों की सौगात दी है। दूसरी खबर आज रहेगी यूपी में धर्मांतरण पर चल रहे बाबा के बुलडोजर की। अब फतेहपुर में एक बार फिर से लालच देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में एक चर्च के पादरी और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर समेत 60 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। और तीसरी खबर आज की असम के बिस्वा सरकार की है, जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में मदरसों की सूरत और सीरत दोनों बदल कर रहेंगे और इसीलिए शर्मा ने मदरसों में किए बदलाव। और पूरी खबर टॉप एंगल में आपको बताएंगे। तो वहीं चौथी खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहेगी, जहां एक पुलिसिया मॉक ड्रिल के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे पर विवाद हो गया है। अब कुछ लोगों ने इसे आतंक को एक धर्म विशेष से जोड़ने की साजिश बताया है और प्रशासन से इसकी शिकायत की है। लेकिन सबके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको बताएंगे खबरों के टॉप एंगल में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नड्डा की। तो बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे के 50 घंटे के भीतर ही आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर सियासी हमला बोला है। जमकर वार पलटवार का सिलसिला यहां पर देखने को मिला। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरह की वहां तस्वीर थी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नॉर्थ टू साउथ एक्शन में जेपी नड्डा। कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। भाजपा मिशन कर्नाटक की तैयारी में जुट गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटक पहुंचकर कई परियोजनाओं की सौगात दी थी। वहीं अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक पहुंचे। नड्डा ने यहां पार्टी की विजय संकल्प अभियान का उद्घाटन किया। कल उत्तर में तो आज दक्षिण में बीजेपी अध्यक्ष ने आज अपनी हुंकार भरी। जाहिर है इससे बीजेपी मिशन 2024 को लेकर इन दोनों रीजनों से बेहद ही उत्साहित है और एक उम्मीद की नज़र से देख रही है। बीजेपी मिशन 2024 को लेकर हर वो मुमकिन कोशिश करना चाहती है जिससे बीजेपी कर्नाटक में कमल खिला सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले कर्नाटक का दौरा किया था और उसके 50 घंटे के भीतर ही बीजेपी अध्यक्ष का दौरा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान नड्डा ने विजयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा, जो उमंग और उत्साह देख रहा हूं वो साफ एक बात को बता रहा है कि आपने आने वाले समय में कर्नाटक में एक बार फिर से कमल खिलाने का फैसला किया। नड्डा ने कांग्रेस पर मनी पावर, मसल्स पावर, समाज को तोड़ना, समाज में अराजकता बनाने वाला बताया। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी बताया। डेवलपमेंट मीन्स बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स बीजेपी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स बीजेपी, गवर्नेंस मीन्स बीजेपी, प्रो पीपल मीन्स बीजेपी, एंटी पीपल मीन्स कांग्रेस, करप्शन मीन्स कांग्रेस, कास्टिज्म मीन्स कांग्रेस, कमीशन मीन्स कांग्रेस। ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। डिवीजन मीन्स कांग्रेस, कोहेजन मीन्स बीजेपी, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट बीजेपी। नड्डा ने आगे कहा कि कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक का विचार और कर्नाटक का विकास अगर कहीं ये सुरक्षित है तो बीजेपी की सरकार में ही सुरक्षित है और किसी राज्य में नहीं। आपकी उंगली में बहुत ताकत है। अगर ये उंगली ईवीएम का सही बटन दबाती है तो सही फैसले आ जाते हैं, लेकिन अगर गलत बटन दबाती है तो त्राहिमाम हो जाता है। देखो, इस उंगली में बहुत ताकत है।
ये सही जगह बटन दबाता है तो सही फैसले हो जाते हैं, और अगर गलत जगह बटन दबाता है तो त्राहिमाम हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की 28 सीट में से 25 सीटों पे जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मिशन 2024 के तहत बीजेपी पूरे क्लीन स्वीप के मूड से उतर रही है, जिसके बाद तमाम पार्टियों को लेकर उसने एक विशेष रणनीति पर काम भी कर रही है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उससे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं जो 2024 की नींव रखेंगे। दो पार्टी के दो बड़े नेताओं के दौरे के बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जो कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यशैली पर साफ देखा जा सकता है, जो 2023 और 2024 के परिणामों में भी साफ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, नड्डा ने कांग्रेस से पूछा कि किसी एक योजना का नाम गिनवा सकते हैं जिससे कर्नाटक में उनके शासनकाल में विकास हुआ हो। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, इनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो बीजेपी। नड्डा ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो अगले 9 दिनों तक चलने वाली है, और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और नेता हर समुदाय, हर वर्ग के दरवाजों पर जाकर उनको बीजेपी के कामों के बारे में बताएगा। ये रिपोर्ट भारत 24। और चलिए अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कर्नाटक में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं और बीजेपी चुनाव से पहले सीएम बदलने के अपने फॉर्मूले को यहां लागू नहीं कर रही है। ऐसे में विधानसभा में प्रचंड जीत 2024 की नींव होगी। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और इसीलिए पार्टी का विशेष फोकस कर्नाटक पर है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नड्डा की रैली से हो भी चुकी है। तो किस तरह से अब लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से ये हलचल दिख रही है और अभी से चुनावी मूड में बीजेपी नजर आने लगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण का बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला देवीगंज चर्च का बताया जा रहा है, जहां धर्म परिवर्तन कराने को लेकर चर्च के पादरी समेत 7 लोगों पर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और अब इस पूरे मामले में लगातार सियासत गरमाने लगी है और यह मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हनी ट्रैप के जरिए धर्मांतरण का खेल। यूपी में धर्मांतरण पर बाबा सख्त। चर्च के पादरी समेत 60 पर केस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हरिहरगंज इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया में सामूहिक धर्मांतरण मामले की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि देवीगंज चर्च में हिंदुओं को ईसाई बनाने का बड़ा खुलासा हुआ। देवीगंज के इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च के पादरी समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर फतेहपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। शहर के देवीगंज चर्च में फ्री शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, नगदी रुपए और सुंदर लड़की से शादी कराने का प्रलोभन देकर एक हिंदू युवक का धर्मांतरण कराया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रयागराज के नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल समेत 10 नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। धर्मांतरण का ये नया मामला देवीगंज चर्च का है। दरअसल पिछले दिनों एक बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में फतेहपुर आया था। तब एक शख्स ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसे देवीगंज चर्च ले गया, जहां पादरी युवक को नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल के पास लेकर गया। वहां युवक को खूब लालच भी दिया गया, जिसके बाद युवक धर्मांतरण को तैयार हो गया। बता दें कि यूपी में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना गैर कानूनी है। साथ ही सीएम योगी ने कई मौकों पर धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती भी दिखाई। गैर कानूनी और दबाव डालकर कराए गए धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी काफी सख्त भी हैं। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी।
धर्मांतरण रोकने के लिए योगी सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई थी। इसी के बाद कानून का रूप इसको दिया गया। यूपी में इस कानून के तहत सबसे अधिक मामले अब तक बरेली जिले में दर्ज हुए। प्रदेश में इस कानून के तहत पहला मामला भी बरेली में दर्ज किया गया था। इस कानून के तहत अमरोहा में दर्ज हुए मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा भी सुनाई गई। मतलब साफ है कि यूपी में धर्म से छेड़छाड़ करने वालों पर बाबा का बुलडोजर चलने में जरा भी देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब जरा इस खबर का भी टॉप एंगल समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून बना दिया गया। गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू हुआ। इस कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। 15 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। अब तक 251 मामले दर्ज हो चुके हैं। 500 से 507 तक इससे ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है धर्मांतरण मामलों में बाबा को, बुलडोजर को, आरोपियों का पता दिया जाए ताकि गुंडे और माफिया की तरह धर्मांतरण कराने वाले भी यूपी से तड़ीपार हो जाए। दरअसल ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। जब यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया, फतेहपुर में पहले भी धर्मांतरण 15 अप्रैल 2022 को ये मामला सामने आया था। हिंदुओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया। 35 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पादरी सहित 26 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और जमानत पर बाहर आकर पादरी फिर धर्मांतरण कराने लगा। ऐसे में जरूरी है कि इन धर्मांतरण के ठेकेदारों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने मदरसों को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल बिस्वा ने कहा है कि उनकी सरकार सूबे में मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। अब मदरसों में सामान्य शिक्षा ये सरकार देना चाहती है, इसीलिए छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में विलय किया जा रहा है और यही नहीं, मदरसों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा, ये भी उनका कहना है। असम में मदरसों पर शर्मा का शिकंजा, कट्टर पंथ पर लगाम, विश्वा का पैगाम। असम में छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में मिलाया जा रहा है। शर्मा सरकार पहले भी कई मदरसों को बंद कर सरकारी स्कूलों में तब्दील कर चुकी है, तो उधर सरकार के कदमों का अल्पसंख्यक समुदाय विरोध कर रहा है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में तेजी से पनपने वाले मदरसों की तादाद कम करने को लेकर सीएम शर्मा ने शनिवार को एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिस्वा ने कहा, सरकार राज्य में मदरसों की संख्या कम करना चाहती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए शर्मा ने जो खाका बताया उसके हिसाब से पहले चरण में मदरसों की संख्या कम की जाएगी। मदरसों में सामान्य शिक्षा देने की सुविधा होगी। मदरसों में पंजीकरण की व्यवस्था होगी। असम में तेजी से पनपने वाले मदरसों की तादाद और उनमें कथित तौर पर कट्टरपंथी तत्वों की बढ़ती सक्रियता पर अंकुश लगाने की सरकार की मुहिम लगातार तेज हो रही है। कट्टरपंथियों को शरण देने के आरोप में अब तक कई मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इन फैसलों पर विवाद भी बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की दलील है कि कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी कवायद के तहत असम सरकार ने हाल ही में निजी मदरसों का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के बाद अब तक राज्य में 100 से ज्यादा छोटे मदरसों का बड़े मदरसों में विलय कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने साल 2020 के आखिर में सरकारी सहायता से चलने वाले करीब 800 मदरसों को बंद कर उनको सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला किया था। बता दें कि असम सरकार मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। कथित तौर से मदरसों का आतंकी कनेक्शन की जांच के लिए सीएम शर्मा पहले ही साफ कर चुके हैं। मदरसों में पढ़ाने के लिए राज्य से बाहर के जो भी शिक्षक आएंगे उन्हें कभी कभी पास के पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी लगाना पड़ सकता है। हालांकि इस पर हैदराबादी भड़काऊ भाईजान और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बवाल शुरू कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर दूसरे राज्य भी असम के लोगों पर यही नियम थोपने लगे तो उनका क्या होगा। इससे पहले सितंबर 2022 में भी मदरसों को लेकर खूब सियासत की गई थी। हालांकि उस वक्त भी असम सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि अगर मदरसों में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियां होती हैं तो उसे ढहा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और चलिए अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझने की कोशिश कर लेते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर में कई कट्टरपंथी घटनाओं में मदरसों का कनेक्शन सामने आया है। असम में बीजेपी सरकार इन कट्टरपंथी घटनाओं पर लगाम लगाना चाहती है। हेमंत सरकार इससे पहले कई मदरसों पर बुलडोजर चलवा चुकी है और इसीलिए मदरसों का सर्वेक्षण और उससे लेकर उनका रजिस्ट्रेशन तक का प्लान बनाया जा रहा है और साथ ही इन मदरसों में आधुनिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा देना चाहती है सरकार। इसीलिए मदरसों की संख्या कम करना जरूरी है और छोटे मदरसों को बंद नहीं करके बड़े मदरसों में तब्दील किया जा रहा है। तो ये कोशिश है कि बड़े मदरसों में ये बड़ी सुविधाएं दी जा सकें और जो कॉमन शिक्षा है, जो कॉमन एजुकेशन है, उससे भी इन विद्यार्थियों को जोड़ा जा सके।